वर्णमाला की अगर परिभाषा की बात किया जाए दोस्तों, तो परिभाषा भी क्वेश्चन बनते हैं। वर्णों या अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्या व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये दोस्तों शब्द लगा होगा, क्रमबद्ध या तो व्यवस्थित शब्द आपको जरूर देखने को मिलेगा कि व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में न रखा जाए तो वर्णमाला नहीं कहेंगे, उसे वर्ण समूह कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ण समूह कहेंगे। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं का, खा, गा, घा, ये क्रम से है, क्रम से है, इस कारण ये वर्णमाला है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए कि चा कहीं यहां है, ता वहां है, पा यहां पर है, झा यहां पर है, तो दोस्तों इसे वर्ण समूह कहते हैं दोस्तों। तो ये शब्द को याद रखिए, जब क्रम व्यवस्थित समूह आपका होगा तो वर्णमाला, और व्यवस्थित समूह नहीं होगा तो वर्ण समूह कहा जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा यहां पर दिया गया है दोस्तों, यहां पर दिया गया हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्य दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, स्वर और आपका व्यंजन। हिंदी में मूल उच्चारण स्थानों की संख्या 5 होती है दोस्तों, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। किंतु स्वरों का उच्चारण 6 स्थानों से होता है। तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि हिंदी के जो मूल उच्चारण होते हैं इनकी संख्या 5 होती है, अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और आपका यहां पर ओष्ठ। किंतु स्वरों का जो उच्चारण होता है कुल 6 स्थानों से होता है। इस बात को भी नोट करिए अपनी कॉपी में, या जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों अयोग्यवाह क्या होता है? इनकी संख्या दोस्तों 2 होती है, अंक और आहा को अयोग्यवाह कहते हैं। अयोग्यवाह अर्थात जिसका वाहन कोई ना करे, है ना, मतलब इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती है, किंतु इनकी आवश्यकता अगर पड़ जाए तो स्वर और व्यंजन में मिला लिया जाता है। तो दोस्तों यहां पर ये होते हैं अयोग्यवाह होते हैं। यहां पर दोस्तों एक शब्द होता है अंक, तो अंक को बोलते हैं अनुस्वर। क्या बोलते हैं? अनुस्वर। जब आप देखेंगे अंक जो होता है इसको अनुस्वर कहा जाता है, और आहा को दोस्तों विसर्ग बोला जाता है। ये भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार से नोट करिए। आगे बढ़िए, अगला दिया गया है जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण करना है। तो दोस्तों जो जीव होती है, तो जीव में आपके 3 प्रकार से देखिए, अग्रभाग से निकलते हैं क्या? अग्रभाग से छोटी, बड़ी, ए और ऐ, इस ये जो निकलते हैं, अर्थात कह सकते हैं जीव के अगले वाले भाग पर फोकस होता है। जब बोलते हैं ई तो देखते होंगे मुंह फैलता है, जीभ आगे बाहर निकलती है। मध्य भाग में दोस्तों आ आता है, और पश्च भाग में आता है बड़ा, यहां पर जो आपका बाहर से आया था, अर्थात ये कह सकते हैं ये वाला आ, छोटा ओ, बड़ा ओ और औ, ये दोस्तों क्या है? आपके पश्च स्वर। तो जीभ के आधार पर कितने हो गए? ये 1 2 3 आपका हो गया, अग्र, मध्य और पश्च। अगला है मुखाग्र, मुख आकृति के आधार पर, मतलब जब बोलते हैं तो मुख की जो आकृति बनती है वो कैसे बनती है वो समझिएगा। मुख आकृति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों, संवृत स्वर, अर्ध समृत स्वर, विव्रत स्वर, अर्ध विव्रत स्वर। दोस्तों संवृत स्वर होते हैं क्या है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है। जब आप बोलिए छोटी ई, मतलब हम तो बोलते हैं छोटी ई क्योंकि हमको बचपन से पढ़ाया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ई तो इसका मतलब हुआ ई, तो ई जो बोला वो छोटी है, ई बड़ी जो आपका है बड़ी है। इसका मतलब इनको बोल रहे हैं तो कम ही तो मुख खुला है ना, छोटी ई में क्या हो रहा है? कम मुख खुला है। लेकिन अर्ध समृत क्या होते हैं? ए और ओ जो होते हैं अर्ध समृत होते हैं दोस्तों। इनके उच्चारण में समृत से थोड़ा, मतलब कह सकते हैं समृत से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है, तो ये होते हैं अर्ध समृत। ठीक है, अगला है विव्रत। विव्रत में दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछा जाता है आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है आ। जब आ बोलते हैं तो सबसे ज्यादा मुख किसमें खुलता है? इसमें खुलता है। ये विव्रत है। ये आपके कह सकते हैं यूपीपीएससी जब होते हैं ना सीसेट का पेपर, वहां भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। अर्ध विव्रत दोस्तों, अर्ध विव्रत क्या होता है? तो छोटा आ, ए, ओ, ये ओ, ये विव्रत से कम, क्या? विव्रत से कम दोस्तों, देख सकते हैं विव्रत से जो सबसे ज्यादा था ना उससे थोड़ा कम, लेकिन अर्ध समृत से थोड़ा सा अधिक खुलता है। तो ये दोस्तों होते हैं अर्ध विव्रत होते हैं। ओष्ठ के आधार पर बात किया जाए तो दोस्तों ओष्ठ के आधार पर होते हैं व्रतमुखी और आवृतमुखी। मतलब इनको बोला जाए तो ओठ जो हो जाए वो गोलाकार हो जाए, और दूसरा एक ऐसा होता है जिसको बोलने में गोलाकार नहीं होते हैं, तो वो हो जाते हैं आवृतमुखी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर व्रतमुखी क्या होते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वे व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। यहाँ पर जब इनको बोलते हैं ना तो मुंह ओ होना क्या हो गया? ऊ, तो दोनों ओठ कैसे हो रहे हैं? जैसे गोल गोल दिख रहे होंगे, है ना। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, इनको बोलने में ओठ जो हो रहे हैं लगभग गोलाकार दिखाई दे रहे होंगे। आप बोलकर देखिए, समझ में आएगा। आवृतमुखी, आवृतमुखी को ही अर्धवृतमुखी भी कहा जाता है। आवृतमुखी को दोस्तों याद रखिए, आवृतमुखी को अर्धवृतमुखी भी कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं वो आवृतमुखी या अर्धवृतमुखी कहलाते हैं। इनकी संख्या दोस्तों 6 होती है। यहाँ पर छोटा, बड़ा, ई, बड़ी ई, ए और ए, ये होते हैं आपके अर्धवृतमुखी। अगला है व्यंजन वर्ण।
व्यंजन वर्ण क्या होता है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। ये हमने थ्योरी में आपको पढ़ा दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ ध्वनि अंतर्निहित होती है। जब का बोलते हैं इसमें भी क्या होता है? अनिहित होता है, क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता है ना। जैसे का दिया है तो का को अगर आधा कर देंगे तो इसमें स्वर नहीं है, लेकिन इसको मिला देंगे तो ये मतलब पूरा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33 है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, व्यंजन जो होता है व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। तो परतंत्र किसे कहते हैं? व्यंजनों को परतंत्र कहते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब यहाँ पर आते हैं प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यय के आधार पर, है ना, वर्गीकरण किया जाए तो दोस्तों प्राण वायु या उच्चारण प्रत्यय के आधार पर जिसके दो भेद होते हैं, एक तो होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अभी हमने आपको बताया था अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, डायग्राम से वही आपको है। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, देखो अगर हम चैप्टर मतलब आपको एक डायग्राम से पढ़ाते हैं तो वो देखने का तरीका अलग होगा, लिखने का तरीका अलग हो जाता है। तो ये जो आपका है वो लिखने का तरीका है कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण और अंतःस्थ व्यंजन जो यार अलावा होते हैं इनमें हकार ध्वनियां नहीं होती हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी स्वर भी होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है ना। महाप्राण दोस्तों हो गया कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकले उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस उस व्यंजन, है ना, और इसमें हकार ध्वनियां विशेष रूप से रहती है। तो ये डायग्राम के माध्यम से अभी हमने आपको दिखाया भी था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने लोग जुड़े हैं सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप लोग अपने मतलब कॉपी में इसी प्रकार से इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, थ्योरी भी पढ़ सकते हैं। दूसरा यहाँ पर आता है स्वर तंत्रियों के आधार पर, तो आघोष और सुघोष, आघोष व्यंजन और सघोष, जो कि अभी हमने पढ़ाया भी था कि स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर दोस्तों दे सकते हैं कि जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन या झंकृत नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। और अघोष जो होता है पहला, दूसरा और सा सा सा, और ये जो होते हैं अघोष वर्ण में आते हैं। सघोष में दोस्तों क्या होता है, तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं, और इनमें सभी स्वर जो होते हैं सघोष होते हैं। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवां वर्ण और सभी स्वर अंतःस्थ व्यंजन और हा जो होता है ये आपके घोष या सघोष में ही आते हैं। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे हमने इसको पहले ही पढ़ा भी दिया है, फिर भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा और बचा है, संयुक्त अक्षरों का उच्चारण। दोस्तों आपने कभी कभी पढ़ा होगा कि जो संयुक्त अक्षर होते हैं हिंदी भाषा में उच्चारण के आधार पर ध्वनि की तीन रीतियां होती हैं। एक तो होता है संयुक्त ध्वनि क्या होती है, दूसरी संपृक्त ध्वनि क्या होती है, और युग्म ध्वनि या द्वित्व व्यंजन क्या होता है। आपने मॉडल पेपर को सॉल्व किया होगा, वहां पर यह दिया होगा संपृक्त क्या होता है, संयुक्त क्या होता है, युग्मक क्या होता है, द्वित्व क्या होती है, ये सब आपको देखने को यहाँ पर भी मिल रहा है। संयुक्त ध्वनियां दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है कि संयुक्त ध्वनि जब दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त हो जाएं, है ना, मतलब संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे लिखी जाएं या बोली जाएं, वो संयुक्त ध्वनियां होती हैं। जैसे प्राण, ग्रहण, है ना, म्लान। इनको बोलने से ऐसा नहीं लग रहा कि डबल आपके हैं, लेकिन एक में आपके मिक्स हो जा रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से हो गया। अगला यहाँ पर संपृक्त ध्वनि क्या होती है, जब ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए वो ध्वनियां संपृक्त ध्वनि होती हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर दिया गया है संबल, क्या दिया है, संबल। तो सा और बा के मध्य में क्या आ रहा है, मा ध्वनि क्या हो गई, संयुक्त हो गई। कंबल में दोस्तों क्या हो गया, का और मा के मध्य में मा ध्वनि क्या हो गई, आपकी संयुक्त हो गई। तो जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तो दोस्तों उसे संपृक्त कहते हैं। अब यहां पर युग्मक ध्वनि क्या कहते हैं, युग्मक क्या होता है दोस्तों, यहां पर देखिएगा कि किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, किसी शब्द में एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। अर्थात जब किसी शब्द में एक ही वर्ण दो बार आए, एक बार पूरा हो और एक बार क्या हो, आधा हो, एक आधा और एक पूरा अक्षर आए तो वो होता है युग्मक। अर्थात दे सकते हैं प्रसन्नता में देखो यहां पर ये दिया गया है, अक्षुण्ण में ये है, दिक्कत में ये है, एक देखिए पूरा आपका होगा, एक आधा होगा, तो ये होता है युग्मक। और इसी को कहा जाता है द्वित्व व्यंजन। जैसे दिल्ली लिखा जाता है दिल्ली, तो दिल्ली में दोस्तों द्वित्व होता है क्योंकि आधा ला
और पूरा ला होता है। बिल्ली हो गया, गिल्ली हो गया, है ना, ये शब्द आपका इसी में आता है, युग्मक। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, संप्रक्त अलग होता है, युग्मक अलग होता है। संप्रक्त में एक शब्द आपका अलग होगा, दूसरा अलग होगा, उसके बीच में कोई आएगा, लेकिन युग्मक में कहीं ना कहीं एक पूरा अक्षर होगा और एक आधा अक्षर होगा। अब यहां पर देखिए कुछ पॉइंट और भी आपके बच्चे हैं कि हिंदी वर्णमाला में दो अमानक वर्ण होते हैं। क्वेश्चन ये पूछेगा कि अमानक वर्ण इनमें से क्या है, तो दोस्तों यहां पर दो अमानक वर्ण होते हैं, झा और भा। ये दोस्तों क्या है, अमानक वर्ण है, जिन्हें पहले ऐसे लिखा जाता था, ऐसे लिखते थे दोस्तों, झा को लिखते थे कुछ इस प्रकार से और भा को लिखते थे कुछ इस प्रकार से। तो अगर पूछे कि हिंदी वर्णमाला में अमानक वर्ण कौन से हैं, तो आप कहेंगे झा और भा दोस्तों। अगला है हा दोस्तों, जो आपका है वो ऊष्म संघर्षी या स्वर यंत्रमुखी या काकल्य वर्ण, कंठ ऊष्म संघर्षी सघोष वर्ण आदि नामों से जानते हैं। क्या हा को दोस्तों ऊष्म संघर्षी में भी रखते हैं, है ना, स्वर यंत्रमुखी भी कहते हैं, काकल्य वर्ण भी कहते हैं। पूरे वर्णमाला में काकल्य वर्ण सिर्फ आपका यही होगा। कंठ में भी इसे रखते हैं, ऊष्म संघर्षी में भी इसे रखते हैं, और ये सघोष में भी आता है। इस कारण इसको कई नामों से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है पंचमाक्षर। दोस्तों हमने आपको बताया था कि पंचमाक्षर क्या होते हैं, ये जो आपकी स्टार्टिंग में आपको पढ़ा दिया था दोस्तों। अनुनासिक तो होता है जिसमें चांद की बिंदी होता है, और दोस्तों याद रखिए जो चांद की बिंदी होता है उसका प्रयोग हमेशा तद्भव में ही होता है। दोस्तों याद रखिए कि जो चांद की बिंदी होती है जिसे अनुनासिक कहते हैं, इसका प्रयोग तद्भव में होता है, ठीक है ना। और यहां पर आगे बढ़िए, यहां पर ये भी हो गया। अब यहां पर देखिए हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्ह। दोस्तों विराम चिन्ह की बात किया जाए दोस्तों, अल्प विराम ये ऐसे बनता है, देख सकते हैं, अल्प विराम दोस्तों जो होता है ऐसे बनता है, अर्ध विराम ऐसे होता है। दोस्तों याद रखिए अल्प विराम सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला आपका विराम चिन्ह होता है, अल्प विराम ही प्रयोग होता है। यहां पर अर्ध विराम दोस्तों आपका देखिए एक बिंदी होगी, उसके नीचे आपका कॉमा लगा है। उप विराम दोस्तों इस प्रकार से होता है। पूर्ण विराम आपका ऐसे जानते ही जानते हैं, प्रश्नवाचक भी आप लोग जानते हैं, है ना। यहां पर आश्चर्य की बात किया, विस्मात बोधक, तो आपको यहां पर हलंत के नीचे मतलब एक डैश लगा के मतलब इस प्रकार से कर देते हैं। निर्देशक या डैश इस प्रकार से डैश होता है। कोष्ठक भी आप जानते हैं। हंस पद या त्रुटि या विराम या त्रुटि बोधक, जब कहीं गलती हो जाए, जैसे यहां पर गलती मान लो तो ऐसे यहां पर लगा दिया जाता है, ऐसे त्रुटि हो गई, ये समझाने के लिए होता है, ठीक है ना। विवरण चिन्ह इस प्रकार से, पाद चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है। लाघव, लाघव जो कि अंग्रेजी में लाघव दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक बिंदी हो जाती है इस प्रकार से, और हिंदी में दोस्तों इस प्रकार से लाघव होता है। पुनरुक्ति मतलब क्या होता है, कोई रिपीट हो गया, जैसे मान लीजिए धीरे धीरे शब्द हो गया, तो ये तो दुरुक्ति हो रही है, लेकिन दो चीज बार बार रिपीट करना है तो ऐसे ऐसे आप लोग लगा देते हैं, पुनरुक्ति होता है। अगला दिया गया उद्धरण चिन्ह। तो उद्धरण चिन्ह दोस्तों यहां पर देखिए ऐसे जो ऊपर आपके होते हैं, ये आपके दो प्रकार से होते हैं, दोहरा भी होता है और इकारा भी होता है। दोस्तों किसी भी वाक्य को अगर आपको समुच्चय रूप से दिखाना है तो दोहरे में होंगे, लेकिन किसी का उपनाम है, किसी का उपनाम अगर होता है, उपनाम, तो दोस्तों इकहरे से दर्शाया जाता है। क्या इकहरे से दर्शाया जाता है, किसी को उपनाम होता है इकहरे से होता है, ठीक है। अगला दिया गया है योजक चिन्ह। जब क्या होता है माता पिता उनके बीच में योजक चिन्ह होता है। लोप चिन्ह दोस्तों क्या होता है, ये जो आपका है लोप चिन्ह हो जाएगा। विकल्प सूचक दोस्तों यहाँ पर तिरछी रेखा ऐसे होता है, विकल्प या तो ये विकल्प होता है तिरछी में। तुल्यता मतलब बराबर शब्द आपका हो गया। टीका सूचक, तारक चिन्ह या फुटनोट, ये आपके इस प्रकार से आपके होते हैं। समाप्ति सूचक दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे करेंगे, है ना, जीरो हो गया, ऐसे ये समाप्ति हो गया, इति सिद्धम। दीर्घ उच्चारण दोस्तों ये दीर्घ का होता है। और पाद बिंदु, पाद बिंदु दोस्तों आपका ये होता है जो भाग बिंदु वाला होता है, इसे पाद बिंदु कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर आपके वर्णमाला में दोस्तों एक से एक क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपका छूटा है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।